रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों, फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक बहुत सर्द मगर रोशन सुबह है। -12 डिग्री मगर फील लाइक्स -16। मेरे घर के सामने की बर्फ सिटी वाले साफ कर गए हैं। शरीफ सीनियर्स के लिए इनका ये शरीफाना फेल काबिल सताइश है। कोविड की कशमकश हो या हमारे किसानों की आजमाइशें, वक्त सबका हिसाब रख रहा है। सबको सब कुछ यही निपटा कर जाना है। मौसम जितना भी सर्द हो, हौसला गर्म रखा करें, सब अच्छा होगा। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, मोहतरमा नुसरत जमाल साहिबा। आप जलाल। उर्दू के बदनाम तरीन मगर सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले फिक्शन राइटर सादत हसन मंटू की दुख तरीन एक अख्तर हैं। इनसे दो बड़ी बहनें निघत पटेल और नुजहत अरशद भी हैं, जो लाहौर में ही रहती हैं। एक छोटा भाई, उनकी पहली औलाद आरिफ का इंतकाल मंटू साहब की जिंदगी में ही हो चुका था। और आज की गुफ्तो शनीद मंटू शनासी मगर मंटू एज ए फैमिली मैन होगी। ये एक मुख्तसर सा इशारिया है उनके लिए जो मंटू के काम से वाकिफ नहीं है। आप कहेंगे ऐसा भी कोई है जो मंटू के काम से वाकिफ ना हो और मंटू को ना जानता हो? शायद कुछ लोग हैं। साद हसन मंटू की पैदाइश लुधियाना के करीब समराला एक गांव यानी 11 मई 1912 में हुई। वालदैन उनके थे मोहम्मद गुलाम हसन मंटू और वालदा का नाम था सरदार बेगम। इनकी वफात 18 जनवरी 1955 में हुई। इनके अफसाने के 12 मजमुए, एक नावल, 5 सीरीज रेडियो ड्रामे, 3 मजमुए मजामीन के और 2 खाकों के मजमुए। साथ ही उन्होंने 8 दिन, चल चल रे नौजवान, शिकारी और मिर्जा गालिब फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। 1954 में गालिब फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। हालिया दिनों में मंटू पर 2 फिल्में भी बनी हैं जिस पर हम बात बाद में करेंगे। साथ ही दानिश इकबाल का एक ड्रामा एक कुत्ते की कहानी भी मंटू शनासी के लिए बहुत काबिल कदर है। 2018 में बीबीसी ने टूबटेक सिंह को दुनिया की 100 बेहतरीन कहानियों में शामिल किया है। उन्हें होमर और वर्जीनिया वुल्फ के हम पल्ला करार दे दिया है। इनकी 108वीं बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल डूगल ने भी मंटू को खराज अकीदत पेश किया है। इस लंबी तमहीद के बाद आइए नुसरत साहिबा का इस्तकबाल किया जाए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश मोहतरमा, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। मैं यहाँ लाहौर में बैठी हूँ जहाँ मौसम आजकल बड़ा खुशगवार है। बस बाहर की आमद आमद है। ओहो, इतनी जल्दी बाहर की आमद आमद। अच्छा, आप खुशकिस्मत है साहब। लाहौर वालों का क्या कहना। तो गुफ्तो शनीद से पहले आज के प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां हमने की हैं। नॉर्मली हम शुरू में ही तस्वीरें और सब चीज़ दिखा देते हैं, मगर आज कुछ खास नायाब तस्वीरें हैं जिन पर हम बात भी साथ साथ करेंगे। तो दोस्तों को आइए वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, इन पर हम हल्का सा कमेंट भी करते जाएंगे। और आज की बात जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि मंटू एज ए फैमिली पर्सन, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद दूसरा सिलसिला शुरू होगा। तो आइए कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं। और ये जनाब एक लम्हे में, देयर वी गो।
ये बहुत ही ख़ास पोस्टर है नुसरत साहब। मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे एक दोस्त बॉम्बे में हैं, प्रकाश पाथरे साहब। ये मराठी हैं मगर उर्दू में लिखते हैं, उर्दू की कैलीग्राफी करते हैं। तो एक ख़ास फेस्टिवल में उन्होंने ये बनाया था। ये साहब जब बॉम्बे 1936 में आए थे मंटू साहब, तो ये चौल, ये बॉम्बे की ये ख़ास चीज़ है जहाँ बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं। और अरब लेन ग्रांट रोड पे इनका पहला रेसिडेंस था। कोई 9 रुपए महीने का कमरा था, मगर उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ बिजली और पानी की कोई सहूलत नहीं थी। तो शुरू के दिनों में वहाँ वो रहे, मगर बाद में यानी शादी के बाद वो इस मकान में आ गए थे। और ये मकान जो है ट्रू स्टोरी इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ कुछ अरसे के लिए आपके कायद आज़म साहब भी आकर रहे थे। और इस मकान की बदकिस्मती ये है कि ये मकान अब टूट गया है। मेरी खुशबख्ती है कि 2014 में मैं एक प्रोग्राम के सिलसिले में बॉम्बे गया था, तो फिर मंटू साहब पे एक फीचर हमने तैयार किया था, तो इसके लिए ये मकान की तस्वीर ले ली थी। और ये मकान बिल्कुल उसके चंद हफ्तों या महीनों बाद ही तोड़ दिया गया। वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस पे हम बात करेंगे कि ऐसी कोई चीज़ होती कदर शनासी कि राइटर्स जो हैं उनकी जो घर है या उनकी चीज़ें हैं उसको संभाल कर रखा जाए। मैं क्योंकि वेस्ट में रहता हूँ, कनाडा में रहता हूँ, तो इन चीज़ों से हमें ज़्यादा कोफ्त होती है, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे राइटर के लिए भी उनके घरों को उसको हेरिटेज होम करके संभाल कर रखते हैं। इंडिया वालों के लिए तो चलिए ये बहाना था कि मंटू साहब चले गए लाहौर और इसलिए इसको बिल्डर्स ने खरीद लिया और फिर तोड़ करके मकान, ये इस्लामी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इन लोगों ने ये बाइक क्लेयर रोड पे ये मकान था जो मिर्ज़ा गालिब मार्ग के नाम से मशहूर है, और यही जगह थी जहां वो रहते थे। और ये अब सब मकान पीछे टूट बन रहा है और उसके आगे थोड़ी सी झलकी नजर आ रही कि इस मकान में कुछ ही अरसे बाद पता चला कि ये मकान गायब हो गया। काश के हमारे उर्दू वालों को भी एहसास होता कि वो इस मकान को, हेरिटेज को बचा कर रखते। मगर क्या, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान जहां आप लोग रह रहे थे और लक्ष्मी मेंशन या क्या उस जगह को क्या बचाया गया? वो है जगह वो अभी भी? आप बताएं नुसरत साहब। अभी तक तो है, मगर वो कमर्शियलिज्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आगे उसका फ्यूचर का कोई पता नहीं, क्योंकि आसपास जो उनकी इमारतें थी वो सब गिरा दी हैं, वहाँ फ्लैट्स जो थे। एक हमारा ब्लॉक अभी है। यानी वेस्ट में तो ये होता है कि साहब उसे फॉरेन म्यूजियम के तौर पे, उसे हेरिटेज होम, और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, बिल्डर ले नहीं सकता। मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जब बड़े से बड़ा राइटर जो है, इंतहा ये है कि लखनऊ में मीर साहब खुदाए सुखन का मकान जो है उस पर रेल की पटरी गुजर गई और वहाँ एक बिल्डिंग भी खड़ी हो गई और एक मस्जिद भी बन गई। तो लीजिए साहब, लोग जाते हैं मस्जिद में मीर साहब के लिए फातिहा पढ़ लेते हैं, मगर उनका मकान वहाँ नहीं। तो ये एक छोटी सी चीज़ उसी इलाके में ये हुआ है साहब कि एक मेन पार्क या माने पार्क इसे कहते हैं, और यहाँ मंटू साहब बैठ करके दोपहर को लिखते थे। और उनके ये जो घर दिखाया आपको, इसके बिल्कुल लगा ये पार्क है। उस पार्क को तो ये ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि ये पार्क है वहाँ और पार्क रहेगा। तो वहाँ एक शेड सा डाल दिया है, और पता नहीं किसने डाला, ये तो हुकूमत ने तो नहीं डाला होगा ये शेड। और अच्छी बात ये कि यहाँ स्टूडेंट बैठ के अब पढ़ते हैं। तो मंटू साहब की कम से कम ये चीज़ें ये महफूज है। और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान दो ममलिकतों में ग़ुलाम था। तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जुनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम। ये हमारे साद हसन मंटू साहब फरमा रहे हैं। ये फैमिली पिक्चर है। ये छोटी बच्ची कौन है गोद में इनके कांधों पे? ये बड़ी निगहत मेरी बहन, सबसे बड़ी बहन है, उनकी सबसे बड़ी बहन। पैदाइश बॉम्बे की है। हाँ जी हाँ। बल्कि हमने सुना कि वो जो मकान हमने दिखाया उसमें ही वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। और साथ में अब्बा जान के एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो फोटोग्राफर थे। अच्छा,
जिन पे उन्होंने वो कहानी भी बादशाहत का खात्मा उस पे हाँ, लिखी हुई लिखी है। है। हाँ, हाँ, तो ये उस उन्होंने ली है फोटोग्राफर तस्वीर। ने तस्वीरें हाँ, उतारी हुई हैं। ये ज़किया साहिबा की तस्वीर है, साथ में आपकी खाला जान है ये। ज़किया खाला हाँ, बीच में मेरी खाला हैं और फिर साथ अम्मी हैं। अम्मी हैं इनको में। हुँ, जी हाँ जी। अच्छी तस्वीर है ये। ये आप तीनों यहाँ मौजूद हैं, तो इसमें मैं एक्सट्रीम राइट पे हूँ। स्ट्रीम राइट पे आप हैं। हाँ, जी माशाल्लाह। हुँ, ये भी तस्वीर है, ये फिर ये सारी बॉम्बे की तस्वीरें हैं। जी जी औ जी। और ब्रिज ब्रिज मोहन उसका नाम था, जो अब्बाजान का दोस्त अच्छा, था ना। फोटोग्राफर साहब जो थे। तो ये शाहिद अहमद देलवी साहब की तस्वीर है। शाहिद साहब मंटो के बड़े करीब थे और बड़े क्रिटिक भी थे, और मेरे ख्याल में शाहिद अहमद देलवी वाहिद या वन ऑफ द लॉट थे जिनको मंटो साहब इजाजत देते थे कि वो उनकी कहानियों पे कलम चलाएं, वरना किसी को इजाजत नहीं थी। कि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्टोरीज। जी और ये साहब अशोक कुमार के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी और बॉम्बे के दिनों में। और अशोक ने बहुत कोशिश की कि मंटो साहब लाहौर न जाएं, मगर हालात ऐसे हुए कि जाना पड़ा। और ये इस्मत चुगताई के साथ बड़ी बहुत ही अच्छी तस्वीर है। इस्मत भी बॉम्बे में साथ थी और उस जमाने में लिख रही थी, और इस्मत को भी कई एक आध बार लाहौर जाना पड़ा था इनकी सफाई के सिलसिले में, मुकदमे में। मुकदमे में। जी हाँ, ये हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां हैं। और साथ ही ये फिल्म एक्ट्रेस, मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, परी नसीम बानो लगती हैं, परी चेहरा नसीम बानो। नसीम बानो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये इनकी किताब, ये फिल्म जो आई थी इंडिया में, जो फिल्म बनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इस पर भी हम बात करेंगे बाद में। और ये पाकिस्तान में जो फिल्म बनी थी इरफान खोसट साहब की तस्वीर, इस पे भी बात होगी। सरमद। क्या नाम था इनका? इरफान सरमद। सरमद। हाँ, इरफान उसके वालिद हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। और खोसट टाइटल था, क्या था ये? यानी इरफान खोसट नाम था? उनका सरनेम है। अच्छा, सरनेम था। जी हाँ। उसके बाद ये माशाल्लाह आप लोगों की तस्वीर, आप हिंद यात्रा पे आई हुई हैं और बड़े गेंदे के फूलों का गजरा पहना जा रहा है। तो ये तस्वीर, इस पे भी बात होगी कि कैसा था आपका ट्रिप। और ये नंदिता के साथ बड़ी अच्छी तस्वीर है। और ये आपकी तस्वीर किसी प्रोग्राम की कटिंग है ये। और ये मंटो साहब का यानी उनकी कब्र है, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये उनका कतबा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा, इट्स पीस ऑफ लिटरेचर के उन्होंने खुद अपना पहले लिख दिया था। और अब चलिए हम अ, असल बात की तरफ आते हैं। और जनाब, ये बताइए कि तस्वीरें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, कैसी लगी आपको ये तस्वीरें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तस्वीरों के बारे में। हाँ जी, बीच में से थोड़ी सी ड्रॉप कर गई थी। अच्छा, तस्वीरें ठीक लगी आपको ये सारी? तो हाँ जी, बहुत। हाँ, अच्छा। दोस्तों ने भी पसंद की तस्वीरें। ये 24 घंटे से चल रही थी हमारे स्टोरी लाइन पे। एक फॉर्मूला सवाल हम बात शुरू करने से पहले सब दोस्तों से, तमाम मेहमानों से करते हैं कि ये जो वबा, गिला बला, आप जो भी कहें, तो ये कोविड-19 जो है, तो लाहौर में इसके असरात क्या थे? आपके लिए ये ज़हमत है या रहमत? ज़हमत तो सारी दुनिया के लिए ही है, तो वो हम कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी, जी। मगर उस लिहाज से कुछ बेहतर लगता है कि देखने में तो नहीं जाहिर होता कि यहाँ पे इतना इतने बुरे हालात हैं अच्छा। कंट्रोल। वेस्ट पे। अच्छा, क्योंकि हालात कंट्रोल में है। हम अच्छा, अपने आसपास देखते हैं, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स वगैरह को तो पता नहीं होता, ना इतनी टेस्टिंग होती है, उसकी वजह से भी नहीं पता होता कि क्या अच्छा, अच्छा। हालात हैं असल में। अच्छा साहब, देखिए, मंटो साहब के चाहने वाले बेशुमार दोस्त हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे दीवार के साए तले। और सबसे पहले साइमा खान, आपकी दोस्त, करीबी दोस्त साइमा मौजूद हैं। साइमा हर प्रोग्राम में आती हैं। साइमा साहिबा का इस्तकबाल और ख़ास शुक्रिया कि साइमा ने आपसे हमें मिलवाया। और साइमा साहब आपको आदाब कह रही हैं। संतोष बकाया साहब हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और इंग्लिश की बड़ी राइटर हैं, शायरा हैं, वो भी मौजूद हैं। और सब सफदर इमाम कादरी साहब के पटना से देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं उर्दू के। सफदर साहब फरमा रहे हैं कि अफसोस हमने विरासत नहीं बचाई।
ये अफसोस का मकाम है, वाकई हमने जो मकान था और जो चीज़ें थी उसकी कदर नहीं की। जमील मंजर मंजर जमील साहब हमारे बच्चे दोस्त हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं। तुफैल अहमद साहब देख रहे हैं, अब आदाब कह रहे हैं। इरफान खान देख रहे हैं, और फारूक इंजीनियर साहब हमारे शायर दोस्त हैं। और 207 में हमने मंटो के मकान का विजिट किया और वहाँ जमाल साहब से मुलाकात हुई थी, जिनका राजस्थान के कोटा से भी ताल्लुक था, जिसका उन्होंने बताया है। अच्छा, काफ़ी इमरान खान, इकबाल अशरफ खान साहब देख रहे हैं, निदा फिरदौस देख रही हैं, मोहम्मद सालेहीन हमारे दोस्त हैं देख रहे हैं, जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है कलकत्ते से देख रही हैं, सलाम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए कि साहब, डू यू फील प्राउड कि आप सादत हसन मंटू की बेटी हैं? कैसा बिल्कुल, लगता है? बिल्कुल। और अच्छा, पहले तो मैं ज़रा गुफ्तगू करने से और कैमरा शाय होती थी, मगर अब क्योंकि लोगों ने इतनी प्यार और मोहब्बत और अकीदत हमें मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ मिलते हैं। तो मैं फिर इसलिए सोचती हूँ, मैंने कहा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर लोग हमारी कोई बात सुनना बिल्कुल, चाहते हैं, तो हम बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। ज़रूर उनके लिए जी। कुछ हिम्मत करें। और तो हाँ, ये बेशुमार लोग, मैं दोस्तों को आज बता दूं कि आज इतने सवालात हैं कि सबके सवाल नहीं लिए जा सकेंगे, और हमें खुद अपनी एक समंदर को हम आज कूजे में बंद कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि सबों के साथ हो, और बहुत सारे सवालात हैं। मैं खुद बड़ा नर्वस हूँ, ये पहला इंटरव्यू है जिसमें नर्वस हूँ मैं। आपकी बजाय मैं नर्वस हूँ कि सब क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। जी साहब। नहीं, अब्बाजान तो ने तो अपने बारे में खुद इतना कुछ लिख दिया हुआ है कि किसी और को ज्यादा कहने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मगर जो कुछ लिखा गया है, जो चीजें, फिल्म भी बन गई, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद एक ऐसी शख्सियत है सादत हसन मंटो कि जितना भी बताया जाए, लोगों की क्यूरियोसिटी जो है वो, कि भाई क्या चीज, क्या थी, क्या, व्हाट वाज मंटू। मंटू को जानने के लिए आपको एक बड़ा लतीफा सुनाए कि साहब, हम रिसर्च कर रहे थे 2-3 दिन से, हफ्ते भर से लगे हुए इस प्रोग्राम के सिलसिले में, और हमने इत्तेफाक है कि तस्वीरों के सिलसिले में मंटू जैसी डाला गूगल पे, तो बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस की तस्वीरें आने लगी। मैं समझा कि ये साहब मंटू साहब की जो पसंदीदा डिशेस थी उसकी तस्वीर आ रही। तो बाद में पता चला कि अफगानी हजरात जो हैं, उनका एक खास डिश है जिसका नाम है मंटू, और वो उसकी तस्वीरें वो दिखा रहे थे। तो काफी देर के बाद मुझे लगा कि ये जो एक 50 तस्वीरें हमने देख ली, ये इसका ताल्लुक सादत हसन से बिल्कुल नहीं है। तो इस बारे में भी जरा बताइए कि ये टाइटल है, ये कश्मीरी टाइटल है मेरे ख्याल में, जी और मंटू साहब कश्मीर से उनका ताल्लुक था, बड़े प्राउड कश्मीरी अपने जी आप जी। को कहते थे। तो मंटू के माने आपको कुछ पता है कि साहब ये सिर्फ फैमिली नेम है, या इसका कुछ इसके माने भी हैं? नहीं, वैसे मैंने अब्बाजान के उन्होंने ही कहीं लिखा हुआ है कि इसका कुछ वजन या बट्टे से कुछ ताल्लुक होता है इसका। और वो अच्छा, कहते थे ये मंटू और किचलू और सप्रू और इस तरह कश्मीरी नेम्स जितने भी है ना, उनके आगे ऊ होता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, जैसे जैसे 1 2 होता है, वैसे मंटू होता है, इस तरह अच्छा, कहते अच्छा। थे। इसका ताल्लुक किसी डिश से नहीं है? आपको ये पता है कि अफगानी डिश एक होती है मंटू, वो MANTU आप जैसी डालेंगी तो नहीं, वैसे मैंने सुना, ये सुना था कि मेरी जो नानी थी उनका ताल्लुक था अफगानिस्तान से। अच्छा, अच्छा, तो फिर कुछ ना कुछ मामला है यहाँ कि नहीं, जो वो तो नानी का सरनेम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ताल्लुक नहीं। तो नहीं। आप खुद देखिएगा कि बड़ी जबरदस्त डिश एक होती है, मेरे ख्याल में जिसे डंपलिंग कहते हैं आजकल, और फार ईस्ट में बड़ा पॉपुलर, और हर जगह पॉपुलर हो गया, इंडिया पाकिस्तान में भी। एक खास नाम है, आजकल मैं भूल रहा हूँ उसको। वो डंपलिंग सा होता है जिसे हल्के से शोरबे में उबला हुआ, एक यानी समोसे की तरह छोटे छोटे होते हैं, उसके ऊपर दही डाल करके ये अफगानी हजरात खाते हैं, और यहाँ कनाडा में भी बड़ा मशहूर है मंतू। तो मगर उसे मंटू वो नहीं कहते, वो मंतू कहते हैं। मगर स्पेलिंग क्योंकि एक ही है, तो वो बड़ी रंगीन तस्वीर, मैंने सोचा था कि उसकी भी दो एक तस्वीर लूंगा, मगर मैं भूल गया बाद में। इतनी तस्वीरें और इतनी चीजें हजारों, कि उसमें सिलेक्ट करना और देखना एक बहुत बड़ी मुसीबत की चीज थी। अच्छा साहब, आज आप बड़ी संजीदा और बावकार, माशाल्लाह, यू हैव अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी, आप यहाँ हमारे सामने हैं। मगर बचपन आपका कैसा था? बचपन के बारे में कुछ बताएं। बचपन में 5 साल की थी जब अब्बाजान का इंतकाल हुआ है।
जी। तो आपको पता ही है कि उनके आखिरी जो 3 साल थे, वो काफ़ी मुश्किल आजमाइश थे, में। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी हम्म, और वैसे परेशानियाँ भी घेरे हुए थीं। तो उस लिहाज से मुझे वो इंसान ऐसा होता है कि जो अनप्लेज़ेंट वक़्त होता है उसको याद भी नहीं रखता। याद तो नहीं उस रखता, तरह हाँ। की मेरी यादें नहीं हैं, मगर मैंने वो पढ़ा हामिद जलाल का जो खाका उन्होंने लिखा हुआ है, मामू मंटू। हम्म, उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा था, बाद में उसका तर्जुमा भी हुआ था, उन्होंने तो अंकल मंटू लिखा था। तो जो उनके अब्बाजान की ज़िंदगी में शुरू किया था उन्होंने लिखना, और अब्बाजान को पढ़ाया भी था उन्होंने। अच्छा। और फिर जो आखिरी का जो दो कुछ चंद पैराग्राफ्स है ना, वो अब्बाजान की वफात के बाद है। बाद लिखा उन्होंने, तो बहुत वो मजमून काफी, वो बहुत ही अच्छा है, जी। हाँ, पेनफुल भी है। तो मंटू साहब अपनी बेगम सफिया से कहा करते थे कि हमने इतना लिखा है कि मेरे बाद तुम लोग आराम की जिंदगी गुजार सकोगे। क्या अम्मी जान को इस बात पे ये बात यकीन तो सच नहीं हुई? था। अम्मी हम्म, जान को इस बात पे यकीन नहीं था, वो तो आगे से कहती थी कि कैसे हो सकता है, मगर वो ये है कि अम्मी जान को तो दिक्कतें उठानी पड़ी। अब हम लोगों को ज्यादा देख रहे हैं, बेहतरी देख रहे हैं, बेहतर वक्त देख रहे ये हैं। जो इशारा उनका था वो किताबों की रॉयल्टीज की तरफ था। और जी मेरे ख्याल में जितना सादत हसन मंटू छपे हैं उर्दू में, और कोई राइटर इतना नहीं छपा। जी मगर अब तो वो बरी हो गए, पब्लिशर्स जो है कि 50 साल से ज्यादा हो गया, और वो अब जी फ्री घोड़े दौड़ा रहे हैं। वो जिसका जहां चाह रहा है दिल वो उर्दू में और हिंदी में। इंग्लिश के मामले में हमने सुना है कि इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन छप रहे पेंगुइन की और इधर, वो क्योंकि बाकायदा काम करते हैं तो वो फैमिली को उसकी यानी जी। रॉयल्टीज भेजते हैं। हाँ जी, भेजते हैं जैसे कि वो बॉम्बे स्टोरीज भी एक अमेरिकन एडिशन है उसकी, एक उसकी ब्रिटिश एडिशन है, फिर इंडिया में पेंगुइन की अलग एडिशन है, तो सबकी रॉयल्टी मिलती रही है हमें। अच्छा। तो मगर ये है कि उर्दू वालों ने कर्म नहीं किया, ये हाँ, उर्दू बताएंगे वालों आप? ने कुछ दिया दिया था, वैसे लाहौर के संगे मील पब्लिकेशंस उन्होंने दिया था रॉयल्टी उन्होंने का। किया, हाँ। जी जी जी। इंडिया का तो हाल ये था कि है अभी भी कि आप हजारों की तादाद में छपी है किताबें, हजारों। और जी वो रॉयल्टीज का कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ नहीं है, लोग नहीं करते। और रॉयल्टीज के मामले में फिल्में जो बनी बाद में, उस पर भी हम अभी तफसील से बात करेंगे। मेरे ख्याल में क्योंकि वो भी 50 साल गुजर चुका था, तो उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता है उन्होंने क्या किया होगा। उसमें भी रॉयल्टी वॉयल्टी का चक्कर नहीं होता। जी आपकी उम्र 5 साल की थी, आप बता रही हैं जब जी। उनकी वफात हुई। दूसरी बहनों की उम्रें क्या थी? निकी बाजी पार्टीशन 1 साल की थी, तो वो मेरे ख्याल में कोई 9 साल के करीब होंगी। और अच्छा, नुज़रत फिर मुझसे कोई 1.5 पौने 2 साल बड़ी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2 2 साल से ज्यादा फर्क नहीं है हम लोगों का। 2 साल से ज्यादा फर्क नहीं था। और हम 3 बहनें हैं ना, तो पहले जब पहली बेटी आई तो खैर सबने खुशी मनाई, क्योंकि की तो उनकी अच्छा साहब, सबको ये बहुत खुशी थी। जब एक, दूसरी बेटी पैदा हुई तो दूसरी बहन पैदा हुई नुज़रत, तो मेरी नानी जान कहने लगी, सादत वेख एक और बेटी पैदा हो गई है। तो अब्बा जान कहने अच्छा, लगे, आपको क्या है, मेरे घर पैदा हुई है। तो फिर जब तीसरी मैं आई, तो फिर वो मेरी नानी कुछ नहीं बोली, खामोश अच्छा, रही। तो फिर वो कहने लगे, वैसे इस्तीफा कहने लगे, जरा ज्यादती हो गई है। अच्छा। अच्छा, दोस्तों को जो बातों के साथ साथ मैं बताता चलूं कि इमरान खान भी हमारे साथ शामिल हुए। एक बहुत अच्छी खबर हमारे एक दोस्त दे रहे हैं, मोहम्मद सालेहीन, एक अच्छे राइटर हैं कलकत्ते के। और मोहम्मद सालेहीन ने ये इत्ला बायसे मुसर्रत है कि मंटो का वाहिद नावल बगैर उन्वान के का जी बांग्ला तर्जुमा मैंने अपने दोस्त डॉक्टर सबील चैटर्जी के साथ किया है। ये किताब इंशाल्लाह इस साल शाया होगी। और बंगला में मेरे ख्याल में काम नहीं हुआ था। ये बहुत ही खुशी की बात है। मोहम्मद सालेहीन बड़े अच्छे ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने मेरे ड्रामों का तर्जुमा भी बंगला में किया है। तो खुशी की बात है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया। और आप इजाज़त दें तो सालेहीन साहब से इसकी रॉयल्टी मैं लिया करूं।
मुझे साहब आप कलकत्ते कहाँ जाएंगी, मेरी पकड़ में है ये, तो मैं इनको बहुत पकड़ूंगा। मुश्किल है, कुछ ना पूछे। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो रॉयल्टी आना अक्रॉस द बॉर्डर बहुत मुश्किल है। वो भी बड़ा मुश्किल है। अमेरिका से आसान है, इंग्लैंड से आसान है, बट या, बिटवीन इट्स प्रॉब्लमैटिक। हाँ। रेशमा परवीन साहबा देख रही हैं लखनऊ से, जावेदुल हसन हमारे दोस्त हैं और वो कलकत्ते से देख रहे हैं। कलकत्ते वाले बहुत ज्यादा ही चाहते हैं मंटू साहब को, और मैं देख रहा हूँ कि काफी अ, हम्म, संतोष बकाया साहब से गुजारिश है कि जावेद दानिश हिंदी नहीं जानते तो आप रोमन में ही लिखें, आपकी चीजें मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। मोहम्मद असगर देख रहे हैं, डॉक्टर नीलोफर परवेज साहिबा आदाब कह रही हैं आपको, और शहनाज नकवी आदाब कह रही। तो हमने जैसे बताया कि आज बहुत सारे दोस्त भी साथ साथ चलते रहेंगे। आपकी उम्र एक अजीब सी बात, हाँ, बड़ी डिस्टर्बिंग सी बात होगी, मगर जब आप छोटी थी, स्कूल जा रही थी आप तीनों बहनें, या बाद में कॉलेज भी जब जा रही थी, तो क्या कभी ऐसा भी ये मौका आया कि दूसरे स्टूडेंट्स ने आपको टॉन्ट किया हो कि देखो ये नहीं मंटू की बेटियां हैं? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं हम्म, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस ये जमाने में तो ना इन चीजों के ऊपर कोई बात होती थी, और ना ही ये मजहब पे होती थी कि कौन शिया है कौन सुन्नी है। इन बातों की अहमियत उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं होती थी। हम्म, हम्म। अच्छा, सेलिब्रिटीज के बच्चे, उनके साथ बड़ी मसला उनका ये होता है कि हम उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवक्को और एक्सपेक्टेशंस हम कायम कर लेते हैं कि साहब साद हसन मंटू की बेटी हैं, तो जितने वो अजीम हैं बेटी को भी उतना ही अजीम होना चाहिए। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होती है। जी जी बिल्कुल। तो मगर क्या कभी आपको या कभी किसी बहन को लिखने लिखाने का भी शौक था या नहीं, है? स्कूल कॉलेज के जमाने तक ये ऐसे राइटिंग वगैरह, और उधर शॉर्ट तक स्टोरीज नहीं लिखी हमने? नहीं नहीं, अच्छा, क्रिएटिव हाँ। नहीं। हाँ। हाँ, जरूरी नहीं है कि बच्चे भी क्रिएटिव हों। मैं ड्रामे लिखता हूँ और लोगों को ये उम्मीद होती है कि साहब हमारे बेटे भी ड्रामे लिखें, तो ऐसा होता नहीं है कि वो किसी और फील्ड में होते हैं, वो नहीं काम बिल्कुल, करते हैं। जैसे मेरी जो बड़ी बहन नुज़हत है, वो उनकी कुदरती उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो अम्मी जान फिर उनको इनकरेज करती थी। उनके घर में उनके लिए मास्टर भी रखा हुआ था, और वो गाना सीखती भी थी, अरे वाह। और उनकी वैसे कुदरती तौर पे आवाज़ बहुत अच्छी थी। फिर शादी हुई और गाना शौहर को सुनाती? हाँ, वो महफिलों में भी छोटी, मतलब फ्रेंड्स के घर के दरमियान, और महफिल में था, अच्छा जी वहाँ इस हाँ जी, तरह की हाँ, महफिल में हाँ। अभी तक आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी। सफदर इमाम कादी साहब बता रहे हैं कि अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश से भी बांग्ला में तर्जुमा मंटू साहब के काम का हुआ है, वहाँ भी छपा है। बहुत अच्छी बात है। और तबस्सुम आज़मी साहबा आई हैं, कह रही कि बहुत दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू। इसके साथ ही उस जमाने में जब ये आजमाइशी दौर चल रहा था, आप लोग स्कूल में थी और प्रॉब्लम्स लाहौर में शुरू हो गए थे, तो क्या रिश्तेदार ननियाल वाले क्या कहते थे मंटो के बारे में जब आजमाइश का दौर था? रिश्तेदारों ने क्या उन्हें सपोर्ट किया था? हमारा फैमिली अपनी, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम थी। हम लोग 31 लक्ष्मी मैंशन में रहते थे, और उससे ऊपर हमारे मेरे खालू और खाला रहते थे, और मेरी जो फूफी थी वो भी हमारे साथ रहती थी। और जब अम्मी जान बताती हैं कि जब अब्बा जान तो मेरी अम्मी और मेरी खाला और मेरी नानी पहले आ गई हुई थी, लाहौर हाँ। पहुंच गए हुए थे, और अब्बा जान फिर जनवरी 8 जनवरी के करीब पहुंचे थे। तो जब वो लाहौर पहुंचे तो वो कहने लगे, अपने नेव्यू हामिद जलाल को नीचे वाला घर अलॉट हुआ था, कहने लगे कि मैं जब तक मेरे लिए अपनी जगह नहीं होगी मैं लिखने लिखाने का काम नहीं कर सकता। मुझे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। तो फिर हामिद भाई ने कहा कि आप ये वाला मकान ले लें, तो हम इंतज़ार कर लेंगे। फिर बाद में फिर उनको इत्तेफाक से ऊपर वाला मकान उनको अलॉट हो गया था, और हम लोग इस तरह हमारा बचपन गुजरा हुआ है। जॉइंट फैमिली सिस्टम की जॉइंट वजह फैमिली। से बहुत सहारा था एक दूसरे का। हाँ, हमने ये भी सुना कि खाला जान को पहले तो ऑब्जेक्शंस थी उनके राइटिंग पे, उनकी लाइफस्टाइल पे,
मगर बाद में उन्हें बड़ा अफसोस भी था कि साहब वो इतना चाहते थे मगर जिंदगी में लोगों ने, उनकी फैमिली वालों ने कदर नहीं की। क्या ये सच है? नहीं, यहाँ फैमिली वालों नहीं, वो ये उनको भाइयों की तरफ से हो सकता है कि उनके जो स्टेप ब्रदर्स थे हाँ। वो बड़े थे, सब बैरिस्टर्स और लॉयर्स थे। अब्बाजान जहाँ रहते भी थे उधर अमृतसर में, वो उस गली का नाम ही कूचा वकीला था, क्योंकि उनके वालिद भी वकील थे और ज्यादा रिश्तेदार सबका यही प्रोफेशन था मंटू फैमिली में। लोग कहते हैं अब्बाजान कि हाँ, जी जी। अब्बाजान वाज मच यंगर, अपने उनके बड़े बहन भाई सारे उनसे काफी बड़े थे। लोग कहते हैं कि मंटू वाज वेरी एरोगेंट। आपको क्या लगता है? मैंने भी यही सुना है, मगर वो ये उनकी है कि अगर कोई उनको अपनी कोई बड़ाई करने की कोशिश दिखाता था तो वो उनको नहीं अच्छी लगती थी, तो उसके साथ होते थे। जो लोग उस तरह के नहीं थे उनके साथ वो कोई एरोगेंस नहीं दिखाते थे। उनकी बहुत दोस्ती थी इस्मत से, जैसे आपने अभी तस्वीरें भी दिखाई हैं अशोक कुमार से, और फिर उनके इस्मत शाम के से। मियाँ के साथ भी और श्याम के साथ भी। दोस्तों के तो वो बहुत दोस्त थे। फिर राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र वगैरह से भी उनकी बहुत दोस्ती थी। तो वो कुछ और मेरे किस्म के ख्याल में लोग होते हैं जो जिनके साथ एरोगेंस मेरे ख्याल में दिखाते हर हैं। जेन्युइन राइटर जो होता है वो खुदसर और एरोगेंट होता है। हाँ, और वो उनमें उनमें होना भी उनके चाहिए। पास वो, हाँ, he didn't want to suffer fools, उनके पास वो हाँ, उनके लिए, लोगों के लिए ज्यादा। यानी खास तौर पे वो राइटर जिसकी सच बात कबूल नहीं की जा रही है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसको, उस फ्रस्ट्रेशन को भी लोग एरोगेंस का नाम दे देते हैं। आयशा जलाल दलाल। हिस्टोरियन जो हैं, उनकी किताब बड़ी अच्छी है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में उन्होंने लिखा उनके बारे में। उनका ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंटो की जो एरोगेंस थी वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल एरोगेंस थी। जी साहब। तो एक्सक्यूज मी। हाँ, उनको अपने आप पे तो पूरा एतमाद था, यकीन था कि उनका नाम रहेगा इस दुनिया में। बिल्कुल। मगर साहब और बड़े दोस्त हमारे सब शामिल हो रहे हैं, और शाहबुद्दीन अहमद साहब दोहा कतर से आपको सलाम कह रहे हैं, और शकील जमा साहब फरमा रहे हैं जावेद भाई कलकत्ते की नुमाइंदगी तो आप कर रहे हैं, कनाडा में रहने वाले हुए भी सलामत रहें। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान मिर्जा देख रहे हैं, आपको आदाब कहते हैं, और फरूल इस्लाम साहब देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। जुबैर शादाब भाई देख रहे हैं। खुदसरी मंटू पर भक्ति भी थी ये कह रहे हैं। और मोहम्मद एम गुलाम साहब भी देख रहे हैं, और सफदर साहब कह रहे हैं कि दोस्तों को वो बहुत दोस्त थे। क्या खूब कहा है, अच्छी बात है ये। मगर आतिश फिशा मंटू, मैं तो ये कहूंगा, ने कभी सफिया के साथ तेज आवाज में बात की थी, और जरूरत, मगर हमने ये सुना कि जरूरत पड़ने पर सॉरी भी पहले ही कह देते थे मंटू साहब। आपकी अम्मी क्या कहती थी इनके बारे में, कैसे शौहर थे हजरत मंटू? अम्मी जान ने तो उनकी हमारे सामने कभी बुराई नहीं की, अच्छा। इसलिए हम लोगों को बचपन में हमें इस तरह की वो महरूमी का और उसका बिल्कुल नहीं था। अम्मी जान हमें अच्छी बातें बताती थी। अम्मी जान को बिकॉज उनके लिबास में बहुत इंटरेस्ट लेते थे अब्बा जान। कई दफा उनकी साड़ियाँ इस्त्री भी कर देते थे। उनको बाल हाँ, कहते थे ऐसे बनाओ ऐसे ना बनाओ, सो हर तरह से उनकी मदद अमेजिंग। करते थे। हाँ, और जो किसी बहुत। एक्ट्रेस को देखा कोई अच्छी साड़ी उसने पहनी हुई है, फिर कहाँ से ली है तुमने, फिर उस तरह की साड़ी अम्मी जान के लिए भी लेकर आते थे। अम्मी जान हमारी काफी सादा तबीयत की थी, हाँ, मगर अब्बाजान के साथ रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और खासतौर पे बॉम्बे का दौर उनका तो बहुत अच्छा गुजरा था। और उनकी जी हाँ, इस्मत के साथ अम्मी जान की भी बहुत दोस्ती हो गई भी थी। हम्म। अब्बाजान की तो खैर थी जो वो थी, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे थी, मगर अम्मी आपकी जान की भी। वालदा जो हैं सफिया दीन पहले नाम था उनका, शादी के जी बाद सफिया मंटू हो गई। जी। उन्होंने मंटू साहब को न सिर्फ संभाला था, बल्कि उनकी कहानियों की पहली क्रिटिक भी वही हुआ करती थी। तो वालदा की हाँ, कोई खास बात बताएं कहानियों के मामले में। कहानियों के मामले में अम्मी जान वो बताती हैं कि अम्मी जान खाना वगैरह अच्छा पकाती थी। मेरी नानी भी बहुत अच्छी कुक थी,
तो अशोक कुमार जब उनके घर पहली दफा आया था तो अम्मी जान कीमे वाली रोटियां बना रही थी। और अच्छा। हमारे घर होता है कीमे वाली रोटियां जो होती हैं वो कीमा को भून के नहीं हम बनाते, वो स्टीम में पकती हैं। हम्म, कीमा कच्चा ही होता है और वो रोटी जब 2 लेयर्स के स्टीम में पकती है तो वो मुख्तलिफ होती है और लोगों के घरों की रोटियों से ज्यादातर। तो अब्बाजान को खुद भी शौक होता था शौकीन। पकाने वगैरह का। हाँ, वो ज़किया खाला बताती हैं मेरी खाला के वो पकौड़े भी तला करते थे, फिर सलाद वगैरह बनाना इस तरह की घरेलू चीज़ों में भी। और वो औरतों को तो पता ही है, औरतों के साथ उनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। तो जब ये मेरी खालाएं, मेरी खाला और मेरी मुमानी दोनों के हाँ आगे पीछे उनके बच्चा होने वाला था तो मेरी नानी मना करती थी कि आप अचार ना खाओ, तो मेरी मुमानी बताती थी वो हमें छुप छुप के अचार वगैरह दे दिया करते थे। उनको पता था कि ये उनको शौक है खाने का। खाने पीने का शौक था बहुत, मगर साथ ही गाजर का हलवा भी बड़े शौक से खाते थे। ये भी हमने हाँ, पढ़ा। वो अभी जी। तक हमारे फैमिली में बड़ा गाजर के हलवे जबरदस्ती का, बनाया तो ये करते थे। गाजर हाँ। का हलवा तो सब ये मेरे ख्याल में लाहौर की देन है। ये कश्मीरी चीज नहीं है। लाहौर वाले गाजर का हलवा बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, हम लोग भी तो नाम के कश्मीरी हैं, हम कौन सा ना कश्मीर देखा है। अच्छा, अब कश्मीर नहीं अब्बा गए जान आप? ने भी थोड़ा सा ही बटोट ही देखा था, वो भी अच्छा। अपनी सेहत की वजह से गए थे वहां पे। तो अगर आपसे पहले बात हो गई होती मेरी, तो मैं ये कंडीशन रखता नंदिता दास के साथ कि साहब ठीक है, स्क्रिप्ट आप फिल्म तो बनाए हमारे बाप पे, मगर पहले कश्मीर घुमाए आप हमें। तो फिर हम इजाजत देंगे। ये आपने वो मिस किया। जी। हमें पूरा नाम नहीं मुझको याद है, जाफरी साहब एक कश्मीर से हमसे राब्ता किया हुआ था और वो हमें बुला रहे थे। मगर फिर वो मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया और उसके बाद तो फिर सारे हालात ही बदल गए कश्मीर बदल के। गया जी। वो कुछ चलो, उम्मीद बनी थी जाने की। मंटू साहब के अच्छे दिन जो थे 1940s में ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से शुरू होते हैं। जी। मगर बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए तो उनके गोल्डन पीरियड था वो। और पहली फिल्म शायद 8 दिन 1942 में आई। फिर चल जी। चल रहे नौजवान, शिकारी और फिर मिर्जा गालिब। आ, और उनके दोस्तों में साहब श्याम सुंदर, इस्मत चुगताई, अशोक कुमार, नौशाद बड़े करीबी दोस्त रहे हैं। मगर इम्पॉर्टेंट एक बात उनके दोस्तों में, ये हम दोस्त अपने दोस्तों को बताते चले कि लिखाई के मामले में मंटू साहब बहुत ही कॉन्शियस और बहुत ही खुदसर हुआ करते थे। सिर्फ शाहिद अहमद देहलवी, जो साकी पर्चा निकलता था, साकी में छपते थे वो, तो उस बात पे वो फख्र भी करते थे कि साकी में उनका अफसाना छपा। और सिर्फ शाहिद अहमद देहलवी को इजाजत थी कि उनकी कहानियों के साथ छेड़छाड़ की जाए। और हमारे मन यानी ये भी एक बड़े उस दौर की चीज है, पढ़ा हमने कि शौकीन तो थे मंटू साहब, और शेफर पेन इस्तेमाल करते थे बड़े शौक जी। से, और जी। गोल्ड एम्ब्रॉयडेड शूज पहनते थे, हाँ, क्रीम बहुत कलर का पसंद। सूट, हाँ, और रेड टाई। यानी जिंदगी गुलजार थी। मगर हमने जो फिल्म के सहारे से या जो तस्वीरें देखी हैं लोगों ने, या आइंदा जनरेशन ने जो देखा है, वो मंटू की शक्ल या मंटू की पर्सनालिटी, बड़ा डिप्रेस्ड नौजवान, बड़ा डिप्रेस्ड राइटर। तो ऐसा सच नहीं है। शुरू के दिन जो थे मंटू साहब के, वो बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट। और फिर मुल्क तकसीम हुआ 48 जनवरी में, मंटू लाहौर आए और साथ आजमाइशों और परेशानियों की गठरी भी लाए। दोस्तों में अशोक कुमार ने बहुत रोकने की कोशिश की, चाहा कि बॉम्बे छोड़कर वो ना जाएं, मगर हालात ऐसे हो चुके थे कि उनको वो खुद को रोक न सके। तो सफिया साहिबा क्या कहती हैं इस सानह के बारे में? आपको कुछ याद है कि ये पार्टीशन का जो मामला हुआ, इसकी क्या याद है? पार्टीशन के बारे में बहुत कम लोग उस जनरेशन के बात करते हैं हम्म। और हमारे घर में भी नहीं बात होती थी उसकी। हाँ, उसकी यादें बिल्कुल। क्योंकि बहुत तल्ख हैं। जी हाँ। और वैसे इन्होंने हमारी फैमिली ने ना इतना एक्सपीरियंस भी नहीं किया, क्योंकि ये समंदरी जहाज से कराची की तरफ से आए थे जी हाँ। जी। पाकिस्तान। हाँ। हमारी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो पंजाब की तरफ से आए थे, तो उनके उनके साथ एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम है। फर्क जी। थे। वो लाल किले में भी रहे और फिर ट्रेन से आए। इसकी तफसील कुछ शाहिद अहमद देलवी की तहरीरों में भी मिलती जी। है उनके। जी। जी, या वो मैंने पढ़ी हुई और है। अच्छा साहब, वहाँ क्या कहते हैं, गुल खान जो है हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी। और
न्यूयॉर्क मेरे जबान से निकल रहा बार बार, जयपुर से देख रही हैं आपको और सलाम कह रही हैं। और अहमद जावेद भाई हमारे बड़े अच्छे इनकलाब जंग के जर्नलिस्ट हैं और वो पटना से देख रहे हैं। और जावेद भाई सलाम। और फरूकुल इस्लाम साहब अलीगढ़ से देख रहे हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। वो फरमाते हैं उन हालात में मंटू जैसे हसास इंसान का फ्रस्ट्रेट होना हो जाना हैरत की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी तो ये उनका जो शेफर पेन था और ये जो चीजें थी, क्या घर वालों ने उसे संभाल कर रखा? किसके नहीं पास है वो पेन? नहीं, शेफर पेन वगैरह तो नहीं है, बस उनकी एक अचकन ही है जो रह गई हुई है। अच्छा, बहुत और अफसोस का, इसको टाइपराइटर, संभाल उनका कर रखना चाहिए। टाइपराइटर जो हाँ, उर्दू का टाइपराइटर है वो टाइपराइटर अभी दो तक उनके पास, हमारे पास पड़ा हुआ है। आपके पास है? हाँ, उसकी जी हिफाजत जरूरी है। वही है कि हेरिटेज का मामला जो है, अब जी म्यूजियम कोई ऐसा मामला हो कि तो उसमें इन चीजों को महफूज किया जाए। जी जी जी, या सबसे ज्यादा तो उनके अहम तो हैं उनके मुसद्दे हैं, और जो उनके हाथ से खतूत लिखी हुई जो चीज। हम्म, उनके दोस्तों ने और फेलो राइटर्स ने लिखे हुए हैं। हम्म। अ, मंटू तकसीम के बाद बिल्कुल, वो तकसीम के बिल्कुल खिलाफ थे सादत हसन मंटू के। मुल्क का बंटवारा ठीक नहीं है। इनका कहना था कि ये मत कहो कि 1 लाख मुसलमान या 1 लाख हिंदू मारा गया, ये कहो कि 1 लाख इंसान मारे गए। जी लाहौर ने मंटू को खुली बाहों से नहीं अपनाया। बंबई की चमक दमक की जगह अखबार की नौकरी ने मंटू को चिड़चिड़ा कर दिया और फिर अल्कोहलिक बना दिया। मगर उस दौर की कहानियां ही उनकी मास्टरपीस हैं। और इन कहानियों और मुकदमाबाजियों के सिलसिले में अम्मी क्या बताती हैं आपकी? कुछ यादें अम्मी हैं? जान अब्बा जान के साथ जाया करती थी हल्का अरबाबी ज़ौक़ में, जब वो अपना मज़मून पढ़ते थे। और कई दफ़ा तो फसाद जैसे भी हो जाते थे। गर्मा हाँ, गर्मी बहुत सी हो जाती थी, ऐसे क्योंकि होती थी। जी हाँ, वो जी जो हाँ। ऑडियंस में लोग बढ़ जाते थे। खास तौर पे जब उन्होंने एक मज़मून पढ़ा था, तो किसी शख्सियत के बारे में पढ़ा था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो, और फिर ऑडियंस बिल्कुल बटी हुई थी। आधे लोग कह रहे थे कि मंटू को पढ़ने दो, और आधे लोग कह रहे थे कि नहीं, इसको डायस नहीं से कुछ कर उतारो, सकते हैं। ये हम्म। मुकम्मल ना करे। चिराग हसन हसरत का, हाँ मैं कहूँ चिराग हाँ, हसन हसरत, उनकी का खाका। सेहतयाबी जब हुई थी तो उन्होंने एक वहाँ पे एक प्रोग्राम किया हुआ था हल्के में। तो अब्बा जान का तो जो तरीका था, वो जो उसमें खामियां भी किसी शख्सियत में होती थी और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों का ही खुल जिक्र के लिखते करते हैं। थे। हाँ, जी हाँ। तो जो फिर उनके मद्दात थे चिराग हसन हसरत साहब के, वो नाराज। कहते थे उसको उतारो, ये आगे ना बोले। हम्म। तो इस तरह की फिर। अच्छा साहब, लाहौर ने शेफर पेन लेकर एक सादा सी पेंसिल मंटो के हाथ में पकड़ा दी थी। वो पेंसिल से लिखा करते थे, बाद की कहानियां सारी पेंसिल से लिखते थे। मगर दिन में 2 कहानी, एक फीचर या एक ड्रामा लिख लेना रोज का मामूल बन गया था। बहुत जूद गो जिसको कहते हैं कि बहुत ही तेज और बहुत ही से लिखते थे मंटू साहब। मंटू अंधों के शहर का आईना साज था। औरतों की कस्मपुरसी बेबसी को न सिर्फ महसूस करते थे, बल्कि चलती फिरती नंगी लाशों की कहानियां लिखना उन्होंने शुरू कर दी। मुकदमाबाजी शुरू हुई। दिल्ली से शाहिद अहमद देलवी को लाहौर बुलाया जाता, सफाई होती और केस बरी भी हो जाता। मगर हुकूमत पंजाब के प्रेस एडवाइजर चौधरी मोहम्मद हुसैन हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। मगर मंटू का कहना था कि अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि जमाना नाकाबिल बर्दाश्त है। इस तगो में सफिया साहिबा बराबर मंटू के साथ थीं। इस रुदात की कोई खास बात, यानी मुकदमे के सिलसिले में आपको याद हो तो बताएं। नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि वो तो प्री पार्टीशन तो 3 मुकदमे थे और पोस्ट पार्टीशन भी 3 थे। 3 पीढ़ियाँ। और वो हो सकता है मेरे होश संभालने से पहले कहीं हो। अच्छा अच्छा। उनकी कहानियों में आपकी कोई पसंदीदा कहानी? यानी ऐसे तो हर कहानी मास्टरपीस है, मगर विच वन यू लाइक? जी जी, मुझे एक एक तो मुझे नया कानून बहुत पसंद है।
हाँ, और हद तक, और जो बाकी जो मशहूर अब्बाजान की कहानियां हैं वो तो खैर हैं ही, है, लाजवाल कहानियां हैं। मगर बिल्कुल। उसके बाद ये जो इनके चचा साम के नाम फतूत हैं, हुँ, वो हैरत होती है कि उनमें कई बातें जो हैं जो उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था आम इंसान। एक छोटी सी बात है कि वो उनकी नीस आके पूछना कहती है कि मुझे ये आप नक्शा बना के दे दें, मैं ठीक बना रही हूँ, तो अब्बा जान आगे से जवाब देते हैं कि पहले मैं चचा साम से पूछ लूं बिल्कुल। कि इस नक्शे में क्या तब्दीलियां आनी है। ओहो! बहुत फार साइटेड जी, जी। और हाँ हमारे नए साथी ज़फ़र इमाम क़ादरी साहब बेथिया से देख रहे हैं, कश्फ़ुद्दुजा रिसर्च स्कॉलर हैं, वो देख रहे हैं, शाज़ीन इरम साहिबा देख रही हैं, और सैयद उवैस अहमद देख रहे हैं, काफ़ी दोस्त हमारे, सिकंदर एम खान साहब देख रहे हैं, सब आदाब कह रहे हैं। और बात आगे हम करते हैं कि उन कहानियों में साहब मुझे, मैं क्योंकि थिएटर का बंदा हूँ, मुझे टू बटेक सिंह बहुत पसंद है खुद, और उसने तो उसमें ड्रामे, बहुत हाँ, ज्यादा बहुत स्टेज पे किया हुआ है, मगर कई लोग उसको फिर जरा रिडिकुलस बना देते हैं, हालांकि उसको होना उस नहीं हद चाहिए। में लेके जाना चाहिए। इस पर हम बहुत बात सी करेंगे, जब हम फिल्म की बात हाँ करेंगे तो इस पर ब्लैक, हाँ जी। और मुझे एक वो अब्बाजान का जो है शहीद साज कहानी जो है वो बहुत पसंद है, अच्छी कहानी, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि वो जो पार्टीशन के बाद जो लूट घसूट शुरू हुई है ना, उसने हमारे माशरे का बहुत सत्यानाश कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा, बेटियों के साथ उनका रवैया कैसा था? यानी अब्बाजान कैसे थे पंटू? आप सबसे छोटी थीं, जी बाहर की कशमकश से परे घर के अंदर बच्चों के साथ सुना खेलते थे, तो जी आप क्या कहेंगी इसके बारे बिल्कुल। वो खुद भी कहते हैं कि वो बच्चों के जूते पकड़ के करीने से लगा रहे थे, बिकॉज उनको करीना और सलीका बहुत ही उनके लिए अहम था। में? हाँ, तो वो भी करते थे, फिर हमारे लिए उन्होंने चिड़ियों का घर भी बनाया हुआ था। हुँ। बच्चों को पेट पर बैठाकर खिलाते थे, घोड़ा बनते थे उनके लिए, बहुत हाँ, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नुजी हाँ, बाजी को खासतौर पे मेरी बहन जो नुजी है ना, उनको बचपन से उनकी बड़ी करारी आवाज थी, तो उनको पेट पे बिठा के तो कहते थे चलो तुम गाना सुनाओ मुझे। अच्छा, अच्छा। जुजिया, हाँ, उसको प्यार से जुजिया जी कहते थे, नुजी जिजिया जी बाजी के, को हाँ, जुजिया जी। शी इज़ और लकी। पापा जान ने एक उनके पास नोटबुक थी जिसमें उन्होंने सबकी तारीख पैदाइश और वक्त और दर्ज किया हुआ था अपनी हैंड राइटिंग में। नाम भी उन्होंने ही रखे थे हमारे, निगहत, नुजहत और नुसरत, नुसरत, अच्छा था। तीनों। मंटो साहब की ज़िंदगी पर 2 फ़िल्में बनी हैं। एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। तो इंडिया में नंदिता दास ने बनाई है, पाकिस्तान में इरफान अख्तर है ना उनका नाम, उन्होंने बनाई। तो आपने देखी ये फ़िल्में? सरमद सरमद खुसर। सरमद सर खुसर ने बनाई, जी हाँ। जी जी जी, दोनों देखी हैं। दोनों देखी आपने? तो जी दोनों अच्छी हैं या एक अच्छी? नहीं, मैं तो कहती हूँ जितनी और भी बने तो अच्छी कम है, बात है, जी हाँ। जी हाँ, क्योंकि कम है। आप उनकी जिंदगी के इतने पहलू हैं और दौर भी हैं। पहले अमृतसर का दौर है, और फिर उसके बाद दिल्ली का दौर है, बॉम्बे का दौर है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का दौर है। तो हुँ, बहुत मुख्तलिफ उनके ये हिस्से हैं उनकी ज़िंदगी के। बहुत सी एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा जा सकता है, और हुँ, इससे बेहतर कहानियां भी बेहतर भी बन सकती हैं फिल्में। मगर बहुत लाजमी है और बहुत अच्छा हुआ है कि दोनों मुल्कों में बनी हैं ये फिल्में, और हुँ, बहुत से दुनिया में लोगों ने देखी हैं, और उनके इंट्रोडक्शन हो जाती है एक राइटर से। बिल्कुल। नहीं, कहानियाँ उनकी तर्जुमा बाहर की ज़बानों में बहुत ज़्यादा सारी दुनिया में मंटू के फैन्स मौजूद हैं। मैं जापान गया था 2000, मेरे ख्याल में 8 में या 9 में गया था, मुझे डेट याद नहीं। वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट फॉरेन स्टडीज़ के उसमें हमारे दोस्त प्रोफेसर अलवी साहब कराची के, वो वहाँ पढ़ा रहे थे उन दिनों, और उन्होंने मिलवाया सुजुकी ताकेशी साहब से, जो कि उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जी जी उन्होंने काली शलवार का जैपनीज़ में तर्जुमा किया हुआ था, और इत्तेफाक है कि हमने अभी घर चेंज किया है, तो वो किताब कहीं दब गई, और मेरे पास वो किताब उन्हें तोहफे में दी थी। मेरे ख्याल में उर्दू मंटू की जितनी किताबें छपी हैं,
उसमें सबसे खूबसूरत वो किताब मुझे लगी। एक जापानी एक तो बड़े कायदे और सलीके से छापते जी हैं, जी जी जी। ब्यूटीफुल बुक, बहुत खूबसूरत उसकी जेल्द और बहुत ही अच्छी थी। मेरे ख्याल में हमने बहुत संभाल के रख दिया है कहीं, ये बहुत ही अच्छा। इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए नहीं मिल रही थी। तो वो एक बात याद आ गई अभी। अच्छा साहब, फिल्म की बात आ ये रही बहुत है क्या? एक एक से, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, और ये बहुत जरूरी होती है कि उन्होंने भी ना, सुजुकी ताकेशी साहब ने भी उर्दू से उसको तर्जमा किया था। हम्म, अब कई लोग अंग्रेजी से तर्जमा करते हैं तो वो फिर और भी दूर हो जाता है और कुछ ओरिजिनल से। एसेंस रह जाता है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि अभी यही बात हो रही थी कि किसी ने मुझे कहा कि पोर्चुगीज नहीं, ब्राजील में ट्रांसलेट करना चाहता है कोई, तो कह रहा था कि जिस लड़के ने उर्दू से किया अंग्रेजी में, वो कहने लगा, टॉम रीक उसका नाम है, कहने लगा कि फिर ये मैं चाहता तो नहीं हूँ ये हो, मगर कहता है कि फिर भी ये भी लाजमी है क्योंकि एक और ऑडियंस को इंट्रोड्यूस तारीफ करना। होगा मंटू। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि जो फ्रांस फ्रांस में भी हुई थी तो वो भी एलॉन साहब उन्होंने भी उर्दू से की थी। वो तो हम्म, बेहतर रहता है सबसे, जी हाँ। बजाय इसके कि आप एक और अंग्रेजी से फिर एक और तर्जमा करें। अच्छा, तब संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी पुरानी दोस्त हैं, आप उनको शायद जानती होंगी। ये महमूद अहमद साहब की दुल्हन हैं, और जी। महमूद साहब साइमा के भाई हैं, हाँ, और गायबाना शाहिद अहमद। गायबाना जी हाँ, तारुफ है। तारुफ है। महमूद साहब से तो मिली हुई हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में महमूद फरमा रहे हैं कि दिल्ली रेडियो वाज द मोस्ट क्रिएटिव टाइम ऑफ हिज लाइफ। माय मदर एंड फादर विजिटेड व्हेन मंटू लॉस्ट हिज लविंग सन। यानी आरिफ के इंतकाल पर जी। शाहिद अहमद, बड़ा अच्छा अच्छा हुआ महमूद भाई, आपने बहुत बहुत शुक्रिया ये याद दिलाया। इसके बारे में भी मैं कुछ बताता चलूं कि शाहिद अहमद दिलवी साहब की तहरीर हमने पढ़ी है कि जब आरिफ का इंतकाल हुआ तो वो, यानी उन्होंने लिखा कि मंटू को पहली और आखिरी बार हमने रोते देखा, कि ही वाज सो मूव्ड कि बेटा पहला बच्चा और उसका इंतकाल हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही डिवस्टेटेड थे बिल्कुल आरिफ के इंतकाल पे। और शाहिद साहब बड़ी मजे की बात ही बता रहे हैं कि हालांकि वो अपने साथ शायद 200 रुपए या 100 रुपए लेकर गए कि, और शाहिद साहब की बेगम खाना कुछ पका के ले गई कि भाई पुरसे के लिए हम लोग जा रहे हैं, कुछ चीजें ले चलें साथ साथ। तो उन्होंने शाहिद साहब ने चुपके से मंटू साहब को कुछ वो रुपए देने की कोशिश की कि ये रखो, अभी कोई जरूरत पड़ेगी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, और बहुत हैरत भी हुई उनको, और देखने लगे कि सब ये कैसे। तो बात असल में ये वो ये बताना चाह रहे थे कि मंटू तमाम ज़रूरतों के और तमाम उसके के बदनाम भी थे कि साहब कर्जा ले लेते थे, और ये था ज़रूरत के वक्त में परेशान थे, मगर एज ए पर्सन खुददार आदमी, कि इतना बड़ा सानिया हो गया और ज़रूरत तो थी, मगर बिकॉज उन्होंने मांगा नहीं था और शाहिद साहब दे रहे थे, तो उनको हैरत भी थी कि भाई बगैर मांगे भी कोई पैसा दे देता है, तो उन्होंने पैसा नहीं लिया था। तो ये इनकी ग्रेटनेस की मैंने बड़ी बात है। थैंक यू सो मच महमूद, के आपने ये याद दिलाया और एक बड़ी अच्छी बात हमारे सामने आई। हाँ, और अब्बाजान को तो बहुत ही शदीद मोहब्बत थी आरिफ के साथ। तो मेरे में अहमदुद्दीन कासमी को एक खत में लिखते हैं कि अच्छा ही हुआ वो चला गया, वरना मैं तो बिल्कुल नकारा हो जाता, मैं तो उसका हम्म, गुलाम बन गया हुआ था, सारे काम कहते थे मैं खुद ही करना चाहता था उसके, आरिफ हम्म, की। हम्म। उसे चाहते थे बहुत, इसलिए पहला हाँ, बच्चा होता है बहुत तो। शुक्रिया। हम्म। हाँ जी। और फिर हम वापस फिल्म की तरफ आते हैं साहब के, दोनों कैरेक्टर्स, जिन दो एक्टरों ने ये फिल्म की है, मंटू का कैरेक्टर किया है, एक तो हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन एक्टर हैं, और लाहौर के सरमद साहब ने किया है। तो इन दोनों अजमत। में इनकी शबाहत मंटू की किस में ज्यादा आपको लगी? जी, आवाज आ रही? हेलो। अब आ रही बीच में थोड़ी देर के लिए। हाँ जी। हाँ जी आ रही है। ये जो फिल्म में दोनों दो एक्टरों ने, एक पाकिस्तान और एक इंडिया के एक्टर ने किया, नवाजुद्दीन ने किया और सरमद भाई ने किया, इसमें आपको क्या लगता है कि मंटू साहब से करीब कौन देखने में लगता है? यानी ये इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। मुझे तो कोई भी नहीं लगता, मैं तो उसको एज अ फिल्म देख रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर तो अच्छा है, मगर जी समहाउ ऐसा हुआ कि वो लग रहे थे कि सब ये है, क्योंकि दुबले जी पतले और उसी तरह का जी ये, तो और लंबे से, और ही वॉज क्लोज टू मंटू। और दूसरे साहब जो हैं वो
तमाम ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर हैं। और मगर उनकी जिस्मानी क्योंकि भारी जिस्म के हैं, तो सम हाउ आई वाज मिसिंग इट, कि वो लग नहीं रहे थे। लग रहा था कि साहब कोई एक्टर उसको कर रहा है, ये नहीं लग रहा था कि साहब खुद मंटो हैं वहां। मगर इस फिल्म में तमाम अच्छाई और तमाम बुराई के बावजूद एक सीन जो था उसके मैं सख्त खिलाफ, मेरा पर्सनल ये है, लोगों को पता नहीं आपको कैसा लगे। असाइलम का जो सीन है जी जी जी, वो वो बहुत बहुत मेलोड्रामेटिक और जो बहुत इलेक्ट्रिक ओवर शॉक्स वगैरह एग्जैजरेटेड। थे। क्योंकि उसमें जो ये दिखाया है कि मंटो को पकड़ धकड़ करके बाकायदा साहब जैसे ले जा रहे हैं पागल खाने, और जबरदस्ती उसको वहां दाखिल कर दिया गया। आई डोंट थिंक कि मंटो साहब यानी साइकोलॉजिकली तो परेशान थे, बट नहीं, ही हाँ वाज जी। नॉट, हाँ, जहनी तवाजन उन्होंने वो नहीं तो खोया। अल्कोहलिज्म की वजह से गए थे ना वहां पे, और उनको सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक अखबार के लिए मजमून भी लिखा था कि अंदर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग जो ज्यादतियां करते थे, जो चीजें सहूलतें उनके इनमेट्स के लिए आती थी, वो अपने घरों में ले जाते थे। तो फिर वो इस तरह की बातें तो वो होशमंद बंदा ही कर होशमंद आदमी, सकता है, नॉट ओनली दैट, महसूस उस कर सकता उस है और देख दौरान सकता का, उस पीरियड का, यानी पागल खाने में रहते हुए, ये बात आप सही कह रही हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में आज भी नहीं है कि ये जो रिहैब जिसको कहते हैं यहाँ वेस्ट में, है। जी रिहैब सेंटर्स, जो रिहैब सेंटर होते हैं कि सब अल्कोहलिक्स हैं या कोई और परेशानी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको रिहैब सेंटर में किस तरह से उसका इलाज होता है, ये तैयारी करते हैं। तो उस जमाने में उनको रिहैब के बदले उठा करके सीधा पागल खाने भेज दिया कि साहब ये पागल हो गया, और ये बहुत बड़ी ज्यादती भी हुई थी उनके साथ। और मगर फिल्म में उन्होंने बहुत ज्यादा, जो असल ले गए थे उससे जी। ज्यादा फिल्म में वो मेरे ज्यादती मेरा हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसमें वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मुआशरे ने मंटू का कत्ल किया था, उसका ये नजरिया था। इट वाज नॉट अ वेरी डिसेंट जी जी प्रेजेंटेशन। जी, वहाँ वो इसकी ज्यादा उसने इसकी सबसे मेलो बड़ी ड्रामा दलील, मेलो ड्रामा ज्यादा था। और इसकी सबसे बड़ी प्रोलॉन्ग दलील मेरे पास प्रोलॉन्ग ये है जी कि साहब अगर मेंटली अगर वो सेन ना होते तो टू बट्टे सिंह वहां बैठ कर न लिखते। ये अफसाना उन्होंने वहां लिखा है, और ये बहुत बड़ा अफसाना है। ये एक जहनी तौर पे अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो वो नहीं लिख सकता। जी उन्होंने बेहतरीन अफसाना लिखा, और बेहतरीन उस वो उसकी हाँ, प्रेजेंटेशन भी। उस एक्सपीरियंस के बाद ही लिखा है उन्होंने हम्म। असाइलम के। अच्छा, फिल्म की प्रीमियर पर आप लोग इंडिया आई थी माशाल्लाह, हमने तस्वीर जी दिखाई कि गजरे, गेंदे के गजरे से इस्तकबाल जैसा। नहीं, तो वो फिल्म का नहीं है, वो अब्बाजान की सेंटेनरी का है। अच्छा अच्छा, तो आप 2 बार गई हैं इंडिया? जी, वो तब हम पंजाब सिर्फ गए थे, अच्छा, पंजाब गई थी, हाँ। अच्छा, वो लुधियाना, बॉम्बे की तो नहीं, अच्छा लुधियाना लुधियाना गई। और दिल्ली। अच्छा, तो दोनों बार आपको क्या लगा कि इंडिया ने किस तरह आपको रिसीव किया? यहाँ के जो फैंस हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल? वो पहला वाला तो था जब हम अब्बाजान की सेंटेनरी पे गए थे, तो वो तो हमें लगता था कि शायद हम कोई पॉलिटिकल रैली में आए हुए हैं, जिस तरह उन्होंने सारा उसको अरेंज किया हुआ था, एक हम्म। ट्रक पे बिठा के। वो ओ माशाल्लाह। लुधियाना का जो शहर, जो पड़ोदी जो है, छोटा सा शहर, पूरे शहर में हम घूमे। अच्छा, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था फिर सारा। मगर जब यहाँ नंदिता दास वाला एक्सपीरियंस। ये मुख्तलिफ किस्म का था, उसमें सिर्फ ये थोड़ी सी रंजिश रह गई है कि हम बॉम्बे में हमें ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, कितने क्योंकि दिनों के लिए थी? पहले पहले वो प्रीमियर फर्स्ट वाला जो थी ना, उसकी स्क्रीनिंग दिल्ली में होनी थी, और फिर दिल्ली से हमने फ्लाई करके बॉम्बे जाना था फॉर द सेकंड स्क्रीनिंग। हम्म। मगर किसी वजूहत की वजह से, या थिएटर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, या पता नहीं किस वजह से, उन्होंने फिर उसको स्विच कर दिया। फिर पहले हम बॉम्बे गए हैं, तो वहां पे हमारे पास 2 या 3 दिन ही थे, फिर उधर से फिर हमें दिल्ली आना था। ओहो, तो ये दो क्योंकि तीन दिन बॉम्बे तो जाने बहुत का कम है। पहला इत्तेफाक था, दिल्ली तो काफी दफा हम हो आए हैं। तो अच्छा अगर अच्छा। थोड़ा और वक्त मिल जाता तो अच्छा होता, हम्म। मगर ये भी मिल गया, बहुत गनीमत है गनीमत है बहुत। साहब, उसके बाद हाँ, खुद हम लोगों का पाकिस्तान जाना जो है बहुत ही एक बहुत ही बड़ी आजमाइश है, वीज़ा लेना और ये सारी
प्रॉब्लम्स। मगर लोगों से, यानी जो आम लोग से आप मिली, यानी फिल्म वाले और ये और इंटेलेक्चुअल्स की बात दूसरी है, आम जनता जो है उसके बारे में कैसा लगा आपको इंडिया में कि लोग कैसे थे? जबान एक होती है तो इतना फर्क तो नहीं महसूस होता वहां जाके, हम्म, क्योंकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता ना। मोहब्बत करने वाले लोग थे। जी जी। आज हमारे महमूद साहब, संगीता और महमूद फरमा रहे हैं कि फैज अहमद फैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन मंटोज डिफेंस ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन लाहौर। मतलब ये भी एक बात है कि हाँ, ये रह गई थी। और जी महमूद साहब जो है मतलब हाँ, उसने नंदिता ने भी अपने उसमें हमें दिखाया दिखाया है जी। हाँ, ट्रायल हाँ, में। हाँ, वो ट्रायल दिखाया उन्होंने, अच्छा किया। हाँ। हमारा यानी वक्त हुआ चाहता है और बड़ी बातें हुई, हालांकि जितनी बात भी हुई वो कम है, अभी इससे और बहुत सारी बातें होनी चाहिए थी। और मगर मुझे अफसोस है कि बॉम्बे आप लोग अच्छी तरह नहीं देख पाए, यानी वो घर जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं वो उन इलाकों में आप नहीं गई। नहीं, उन इलाकों में नहीं गए थे हम, उन इलाकों में गए थे जहाँ पे नंदिता ने शूट किया था, क्योंकि ये तो अब है ही नहीं, रहे नहीं ये जगह। हाँ, ये जगह तो रही नहीं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। और हिंद यात्रा का कोई खास वाकया आपको याद? ये सेकंड टाइम जो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, वहां पे तो सबसे बड़ा वो जो रेखा साहिबा इतनी गर्मजोशी के साथ मिली, वो आईमी थी उसकी लॉन्च पे बॉम्बे में। लॉन्चिंग में, जी हाँ। जी बड़ी बात है साहब, रेखा आई आपसे मिलने के। जी, और भी खड़ी होके बातें करती रही है, गुफ्तगू करती रही है बड़े प्यार से नहीं, बहुत चाहते हैं लोग इंडिया में, के साथ। हाँ जी। तो इंडिया क्या पूरी दुनिया में मंटू फैंस बहुत हैं, बेपनाह। कोई 42 साल, 41-42 साल की कम उम्री में मंटू जिंदगी से हार गए। इनकी मौत का इमीडिएट असर घर पर क्या हुआ? सफिया साहबा ने कैसे सब कुछ संभाला, ये बताएं थोड़ा सा। अम्मी जान को तो कोई जरिया माश नहीं था, कोई उनकी ना कोई पेंशन थी ना कुछ था। मेरी नानी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेंशन मिलती थी। वो ईस्ट अफ्रीका से आई थी, मेरे नाना जान वहाँ पे पुलिस सर्विस में थे, वो शहीद हो गए थे व्हाइल ही वाज ऑन ड्यूटी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। उनको सारी उम्र अंग्रेज हुकूमत से पेंशन मिलती रही है। तो वो होती थी। बाद में फिर हामिद जलाल साहब ने और उनके अब्बा जान के मद्दार ने कोशिश करके, मैं हमें हफीज कारदार साहब थे एजुकेशन सेक्रेटरी, जो क्रिकेटर थे, वो अब करंट। तो वो फिर उन्होंने अम्मी जान की एक मीगर सी पेंशन लगवा दी। तो हामिद भाई की यही कोशिश होती थी कि अम्मी जान के जो हकूक हैं वो उनको दिलवाए जाएं। उन्होंने किताबों की भी दोबारा से उन्होंने खरीदी, पब्लिशर्स से बहुत सी किताबों के हुकूक वापस खरीदे। और शाहिद अहमद देहलवी साहब ने तो कोई पैसे नहीं लिए, बाकी पब्लिशर्स को पैसे दे के उनसे खरीदे अपनी कहानियां दोबारा से। और उनका इरादा था कि खुद छपवाएंगी, मगर फिर उनको भी वो मौका नहीं मिला। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो कभी अपनी नौकरी में जुड़े हुए होते थे। मौत से 2 माह कबल उन्होंने अपनी कब्र का कतबा लिख दिया था, जी जो कुछ इस तरह है कि जी। यहाँ सादत हसन मंटू दफन है, इसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज। असरार और रमूज दफन है। वो अब भी मनो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। 18 अगस्त 1954। मगर उनकी कब्र की जो तस्वीरें हमने भी लगाई, जो देखी, तो ये कतबा सिर्फ पीस ऑफ लिटरेचर था या वाकई लगाया गया था? लोग कहते हैं कि ये जो नहीं, ये कभी तस्वीरें भी हैं नहीं कब्र लगाया की, गया था। ये वाला कतबा कभी भी नहीं लगाया गया था, क्योंकि लगाई। ये सबको, फैमिली को भी इस बात का पता था कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ। हम्म, तो इसीलिए इन्होंने इसको नजरअंदाज ही किया था। ये अब्बाजान ने किसी को, पेशावर में थे तो उन्होंने किसी को ऑटोग्राफ में लिख के दिया था, किसी की ओहो। ऑटोग्राफ बुक में। हम्म, तो इसीलिए अगर फिर वो दूसरा कोई वाला चूज किया था। कोई वेस्टर्न राइटर इस तरह की कोई चीज लिखकर अगर किसी को देता तो वो $1 million की चीज होती। काश मंटो कनाडा में पैदा हुए होते और कनाडा में लिखते कि उर्दू वालों ने सारी कदरदानी की, मगर जो सच सही कदरदानी है वो नहीं हुई।
मॉनेटरी वाइज उनकी ज़िंदगी में भी परेशानियां थी और बाद में भी उनकी फैमिली को भी ये महसूस हाँ, करना पड़ा। मगर ये है कि वो उस वजह से अब उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, जो वो वो थे जी हाँ। वो लिखना चाहते थे वो लिखा, और इसीलिए अभी तक उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि ज़माना तो वैसे भी इतना बदला नहीं, बल्कि हम्म, ये कह सकते हैं कि कुछ वर्स ही हो गया है। क्योंकि हम्म, ये जो आपने मजहबी जुनून का भी जो चूज किया है, वो मजहबी जुनून तो बढ़ता चला जा रहा है, तासुब और मजहबी जुनून जो है कम नहीं हो रहा है। तो फिर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो अगर आज सादत हसन मंटो जिंदा होते तो क्या लाहौर वाले इनको बर्दाश्त करते? क्या ख्याल है आपका? वो किसी ने भी रिसेंटली कहा है ना, किसी अंधी गोली का निशाना बन गए होते अच्छा। आजकल तो, बिकॉज सिर्फ लोग नाराज नहीं है, उनके पास असलाहा भी है। हाउ क्रेजी, जी हाँ, गांधी सही साहब कहा। जैसे शख्सियत को गोली मार दी थी किसी बेवकूफ ने। हम्म, हम्म। उस बेवकूफ की अब पूजा होती है यहाँ। तो हाँ, पागलों की कमी नहीं है, सही कह जी, रही हैं आप, बिल्कुल। नहीं, अनइमेजिनेबल के इस दौर में अगर, हालांकि ज्यादा रेलेवेंट है उनकी कहानियां आज के दिनों में, उस इसीलिए वक्त से है ना, ज्यादा। क्योंकि हाँ, जमाना इतना ज्यादा बदला नहीं। बिल्कुल। इंसान अभी तक तासुब और गुलामी, जो जहनी गुलामी होती है ना, वो अभी हम्म, तक कायम है। हम्म। मेरे ख्याल में दिल्ली से उस्माना उस्माना रईस साहिबा देख रही हैं और आदाब कह रही हैं आपको। MS हुसैन देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहनाज नकवी साहिबा देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। ये हमारा वक्त बिल्कुल अब हुआ चाहता है। सब मंटो फैंस या नए कलमकारों के लिए कोई पैगाम अब दें कि क्या है, बताइए। बस जो भी अकीदा हो, जो आपका यकीन हो, उसके मुताबिक आप अपनी बात कहें और बेखौफ कहें, क्योंकि जो सच है वही लोगों को अपील करता है और उनके दिलों में जगह बनाता है। चलते चलते हमारी बहुत अच्छी दोस्त कलकत्ते से अजरा मनाज साहिबा अच्छी फिक्शन राइटर हैं और पहली बार आपको देखने आई हैं हमारे प्रोग्राम में। तो आपका शुक्रिया कि अजरा मनाज यहाँ मौजूद हैं। और वो कह रही हैं कि जावेद दानिश अच्छा काम कर रहे हैं, किताबों में तो मंटो को बहुत पढ़ा है, मगर आज यूं उनकी दुख्तर की जबानी उनकी कहानी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। सफदर इमाम कादी साहब कह रहे हैं, अगर आज सादत हसन मंटू होते तो लोग उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बजा फरमाया आपने, बिल्कुल। रफत हुसैन हमारे अलीग दोस्त हैं, वो भी देख रहे हैं और छुप छुप कर देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो जनाब, आज 30 जनवरी है और मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन है। आप मौजूद हैं हम लोगों के साथ। कुछ ख़ास दोस्तों की और अजीज़ों की सालगिरह भी है। आपकी इजाज़त और आपके आशीर्वाद से उनको दुआएं दी जाए कुछ, कि मेरे भांजे जिगर फैसल शाहिद खान गुड़गांव से देख रहे हैं प्रोग्राम और उनकी बर्थडे है आज। और भांजी की बेटी यानी नवासी हमारी फिज़ा उमर कराची से देख रही हैं उनको। और राज एहतशाम साहब देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर से। मेरे सेंट एंथनीज कोलकाता के स्कूल के साथी जावेद सिद्दीकी साहब देख रहे हैं। इदरीस हुसैन मुरादाबाद से देख रहे हैं। सनूबर सिद्दीकी साहिबा कोलकाता से देख रही हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और रुखसती से पहले ये भी नोट कर लें कि अगले हफ्ते 6 फरवरी आवारगी विद दानिश की खास मेहमान शुमाली अमरीका की हर दिल अजीज और सब शिकन शायरा मोहतरमा इशरत आफरीन होंगी। इस यादगार अदबी नशस्त में शामिल होना ना भूलें। मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी पूरी आबोताब के साथ जारी है। अलीगढ़ सदी सिलसिले में ये 8वीं किस्त होगी, मुंशी ज़काउल्लाह पर होगी। 10 फरवरी को ज़रूर सुने, फैज़याब होने में तकल्लुफ़ न कीजिएगा। मोहतरमा नुसरत जमाल साहिबा, जी हाँ। आपका समीम कल्ब से शुक्रिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आपका लैपटॉप साथ दे गया। मैं डर रहा था अंदर से कि बीच में गड़बड़ ना हो कहीं, मगर अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ रहता है और उनके कंप्यूटर को भी बचाए रखता है। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप का ये प्रोग्राम जो है तादेर याद रखा जाएगा
और मेरे लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के साइमा का फिर से शुक्रिया कि इत्तेफाक है कि बात में हम साइमा साहिबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैं नुसरत से मिलने गई थी, और तो कौन नुसरत? उन्होंने कहा मंटू साहब की बेटी। तो हमने कहा अरे भाई ये क्या कह रही हैं आप, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उनको लेकर आइए प्रोग्राम में। देखिए जो सवाल मुझे पहले करना था, मगर मंटू हमारे जहनों से दिमाग पे इतना सवार कि ये पूछना भूल गया कि आप क्या कर रही हैं? लिखती तो नहीं आप, तो आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन पहले मैं पढ़ाया करती थी, 8-9 साल स्कूल में पढ़ाया, जिस स्कूल में मैं खुद भी पढ़ी थी। तो यू लुक और लाइक ए टीचर, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, अब फिर क्या है? उसके बाद अब वॉलंटरी काम करते हैं। लाहौर में एक बहुत पुराना अदारा है जो प्री पार्टीशन डेज से चला आ रहा है। लाहौर के जो सबसे बड़ा अस्पताल है मेयो हॉस्पिटल, उसके अंदर एक एक बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है जिसको चुबारा छज्जू भगत कहते हैं। अच्छा। तो चुबारा छज्जू भगत के इर्द गिर्द कॉन्वलेसेंट होम बना हुआ है, जो पहले औरतों के लिए था, जो जिनके लंबा इलाज हो रहा होता है और जो दूर दराज शहरों से आती हैं लॉन्ग टर्म केयर, लाहौर हाँ। में इलाज के लिए, उनके लिए अदारा बना था। पहले हिंदू और सिख औरतें उसको रन करती थी, और कुछ मुसलमान भी, और बाद में पार्टीशन के बाद फिर हम वहां आप वॉलंटियर कर रही हैं? थर्ड फोर्थ जनरेशन है जिसको आगे काम को बढ़ाया है और आगे लेके जा रहे हैं। वंडरफुल, बहुत बड़ा काम है साहब, बहुत बड़ा काम। हाँ, कुछ भी काम, कुछ भी थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन हो, होनी जरूर चाहिए। हम्म। नहीं, ये आपको विरसे में मिला है कि मंटू साहब की औलाद इसलिए अच्छे काम करने की भी वो है कि सब आप जी, वॉलंटियर का काम करें। इत्तेफाक मेरे से हम ख्याल में लोग हैं यहाँ पर। साइमा भी आपके साथ यही काम उसमें ही जी है, जी उसके साथ। जी हाँ, जी साइमा भी जी। काम कर रही है। तो मशाहिर की कहानी का हमने ये बता देना कि मशाहिर की कहानी की अगली 8वीं किस्त मुंशी ज़काउल्लाह पर होगी। तो सब दोस्तों और नाजरीन, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने अहबाब को हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का। मुफीद मुफीद मशवरा दिया करें, बल्कि वरगलाया करें कि साहब ये भी ज़रूरी है। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।